नेता के लिए वो दिन विदाई का शायद सबसे बड़ा होता है जब जन सैलाब आश्रपूर्ण नेत्रों के साथ नारों की गूंज के बीच उमड़ पड़े। और परली में बहुत कुछ ऐसा ही हो रहा है। परली में जन सैलाब उमड़ पड़ा है आखिरी विदाई देने के लिए, और जितनी बड़ी तादाद में लोगों की मौजूदगी यहाँ पर नजर आ रही है वो एक ऐसे लोकप्रिय नेता और शायद जन नायक के तौर पर मराठवाड़ा के नेता गोपीनाथ मुंडे को देख रही है, जिसके जरिए यह एहसास दिल्ली की राजनीति को भी करा रही है कि आखिर किसी नेता के जन नेता और जन नेता से जन नायक बनने की स्थिति क्या होती है। क्योंकि दिल्ली की राजनीति और लोटियंस के दिल्ली के घनघोर में चकाचौंध में नेता अक्सर खो जाते हैं, और बार बार किसी नेता का दिल अगर अपने प्रदेश को लेकर धड़कता है तो फिर उसका एहसास आज महसूस किया जा सकता है, क्योंकि ये आखिरी विदाई का वक्त है। ऐसी विदाई जहां से वापसी हो नहीं सकती है, लेकिन ऐसी विदाई जिसके जरिए इस एहसास को जगाया जा सकता है कि दरअसल भारत की राजनीति में हर वो नेता जो सरोकार की राजनीति करता हो, जमीनी मुद्दों की बात करता हो, जमीनी राजनीति से खड़ा हुआ हो, और जिन गलियों में वो घूमा हो, जिन गलियों से उसने चलना सीखा हो, जिन सड़कों पर, जिन पगडंडियों पर वो चला हो, उसको भूला ना हो। गोपीनाथ मुंडे इसी पहचान के साथ राजनीति में आए। भीड़ से आगे मराठवाड़ा, मराठवाड़ा से आगे मुंबई, मुंबई से आगे दिल्ली तक की सियासत उन्होंने साधी, लेकिन लौटना वो महाराष्ट्र ही चाहते थे, मुंबई की गद्दी ही संभालना चाहते थे, क्योंकि वो जानते थे जिन परिस्थितियों में महाराष्ट्र है उन परिस्थितियों में सिर्फ पश्चिम महाराष्ट्र पूरे महाराष्ट्र का सच नहीं है। और ये हम लगातार इसका जिक्र कर रहे हैं कि दरअसल जिस लाइन को खींचा गया है भारतीय राजनीति में, उस लकीर को मिटा दिया गोपीनाथ मुंडे ने, क्योंकि भीड़ में 30% मुस्लिम है, और इस वक्त जो जानकारी आ रही है बड़ी तादाद में मुस्लिम समुदाय भी वहां पर पहुंचा है। और लगातार चुनाव में जो वोट मिलते रहे गोपीनाथ मुंडे को, उसने भी दिखाया कि भीड़ के इलाके में कभी भी कोई लकीर वहां पर अल्पसंख्यक समुदाय या बहुसंख्यक तबके के बीच नहीं थी। खुद ओबीसी से यानी पिछड़े तबके से आने वाले वंजारी समाज के गोपीनाथ मुंडे ने जमीनी मुद्दों को विधानसभा से लेकर संसद तक के गलियारे तक में उठाया। लेकिन किसे पता था जिससे राजनीति को वो साधने निकले थे, उस राजनीति में उनकी मौत उस जगह पर हो जाएगी जो सिर्फ एक पड़ाव उन्होंने बनाया था। हमारे साथ साहिल भी जुड़ चुके हैं। साहिल, महाराष्ट्र की राजनीति बहुत बारीकी से आप लगातार देखते रहे हैं, समझते रहे हैं। जो जन सैलाब उमड़ा है उसमें इस जन सैलाब को देखकर गोपीनाथ मुंडे को आने वाले वक्त में जिस भी रूप में याद किया जाए, लेकिन आज इस राजनीति को लेकर आपके जहन में आज क्या उठता है जिसमें एक शून्यता आ गई है? सबसे बड़ी शून्यता उनकी पार्टी के लिए आ गई है, क्योंकि बीजेपी की राजनीति में एक ऐसा लीडर था कि जो कि पीछे बैठ के चर्चा करके राजनीति करने से बजाय लोगों में जाके राजनीति करना ज्यादा पसंद करता था। आपने सही कहा कि पिछड़े वर्ग का नेतृत्व नेता के रूप में गोपीनाथ मुंडे उभरे थे। अब तक जो ब्राह्मण चेहरा पूरा बीजेपी के महाराष्ट्र प्रदेश को था, इससे पहले आप सबके नाम ले लीजिएगा, प्रमोद महाजन से लेकर वसंतराव भागवत से लेकर उनके बीच में गोपीनाथ मुंडे जो बंजारा समाज से आते थे, पिछड़े समुदाय से आते थे, वो यहाँ पर जुड़े। और ऐसा चेहरा जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से नहीं उभरा है, वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से तब जुड़ा, बाद में जुड़ा। पहले वो एबीवीपी यानी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में काम करते थे और उसके बाद आरएसएस से जुड़े हैं। ऐसा एक चेहरा पार्टी में आना, पार्टी ने उसको तैयार करना, वसंतराव भागवत ने उनको देखा, उनको चाहा, उनको लगा कि ये ग्रामीण महाराष्ट्र में अपनी जगह बना सकता है, पार्टी की जगह बना सकता है, मुंबई, पुणे, नागपुर से हटकर पार्टी को कहीं खड़ा कर सकता है। और मराठवाड़ा एक ऐसा इलाका है जहां पर लोगों की बड़ी समस्या है, उसके लिए ये काम कर सकता है। ऐसे में गोपीनाथ मुंडे को आगे लाया गया था। आपने दूसरी बात भी देखी, आपने वो बात कही भी अभी थोड़ी देर पहले कि मुस्लिम समुदाय के लोग काफी देख रहे हैं। बीड़ एक ऐसा इलाका है, मराठवाड़ा का इलाका है, निजाम के कब्जे में ये पूरा इलाका हुआ करता था आज़ादी के पहले, और यहाँ पर अल्पसंख्यकों का पॉपुलेशन, मुसलमानों का पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है, उनकी आबादी काफ़ी ज़्यादा है, और ऐसे में ये उनके वोटर भी है गोपीनाथ मुंडे के। आपने देखा होगा गोपीनाथ मुंडे ने कभी कोई सांप्रदायिक लाइन नहीं उठाई थी अपने पूरे चुनाव प्रचार में। इससे पहले भी जब वो जीत कर आए तब भी उन्होंने कभी नहीं उठाई थी। हिंदुत्व के मुद्दे पर बात करते थे, उनकी पार्टी हिंदुत्व के मुद्दे पर बात करती थी, लेकिन गोपीनाथ मुंडे खुद इस मुद्दे से उठकर भी अपने संबंध बना सकते थे अपने मतदाताओं के साथ में, और इसी की वजह से सारे समुदाय के लोग आज यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और दूसरी एक आश्चर्य की बात है कि महाराष्ट्र के राजनीति के दो बड़े चेहरे एक दूसरे के हम कह सकते हैं कि पड़ोसी है, हर लिहाज से पड़ोसी है, विलासराव देशमुख और गोपीनाथ मुंडे। उनकी कॉन्स्टिट्यूंसीज लातूर और रेणापुर यानी परली,
जहां पर गोपीनाथ मुंडे की कॉन्स्टिट्यूंसी और वहां पर लातूर विलासराव देशमुख की कॉन्स्टिट्यूंसी। दोनों एक दूसरे के बगल में। मुंबई में जिस बिल्डिंग में गोपीनाथ मुंडे रहते हैं उसी इमारत में उनके पड़ोसी है विलासराव देशमुख। मुंबई में विलासराव देशमुख वहीं रहते हैं, तो बाकायदा वो एक दूसरे के पड़ोसी थे। पुणे में एक साथ पढ़े लिखे और दोनों की मौत हुई इसी तरीके से अचानक हुई, कभी किसी ने सोचा नहीं था। विलासराव देशमुख की जब मौत हुई तब वो भी रूरल डेवलपमेंट यानी ग्रामीण विकास मंत्री थे। गोपीनाथ मुंडे की मौत हुई तो वो भी ग्रामीण विकास मंत्री थे। तो एक तरीके से एक राजनीति एक दूसरे से जुड़ी हुई है। विलासराव देशमुख भी मराठवाड़ा के एक बहुत बड़े नेता माने जाते थे, कांग्रेस के लिए काम करते थे, लेकिन आपसी रिश्ते उनके काफी अच्छे थे। और यही बात की खासियत थी गोपीनाथ मुंडे की, जिसके वजह से हम देख रहे हैं कि सारे पार्टियों के नेता महाराष्ट्र के आधे से ज्यादा मंत्रिमंडल आज वहां पर मौजूद है। राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे एक दूसरे से बात नहीं करते, लेकिन गोपीनाथ मुंडे के अंतिम संस्कार के लिए दोनों ही परली पहुंचे हुए हैं। काफी लंबा फासला है, मुंबई से परली जाना काफी दिक्कत भरा रास्ता है, लेकिन उसके बावजूद भी सारे नेता आज हम लोग देख रहे हैं कि वहां पर पहुंच रहे हैं। उससे भी ज्यादा हजारों की संख्या में भीड़ वहां पर उनके खुद की कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग हैं, खुद के मतदाता है उनके गोपीनाथ मुंडे के, और मराठवाड़ा से काफी लोग वहां पर आए हुए हैं। और कई सही मायने में अगर हम देखें तो उन्होंने हर चीज जो कांग्रेस की ट्रेडिशन मानी जाती थी, परंपरा मानी जाती थी, उसको तोड़ने का काम गोपीनाथ मुंडे ने किया। सबसे पहले उन्होंने दिखाया कि बगैर कांग्रेस के भी महाराष्ट्र में विपक्षी पार्टियों की अपनी सरकार बन सकती है। कांग्रेस से टूटे हुए गुट के साथ नहीं, अपनी खुद की सरकार बन सकती है। 1995 में हमने देखा कि गोपीनाथ मुंडे विपक्ष के नेता थे। शरद पवार पर लगातार उन्होंने जो आरोप किए, जो कैंपेन चलाई, उसके बदौलत सत्ता मिल पाई शिवसेना बीजेपी को। उसी तरीके से हमने देखा कि शुगर इंडस्ट्री जो हम कहते हैं कि शुगर फैक्ट्री जो कहते हैं, वो अब तक माना जाता था कि कांग्रेस के नेता ही शुगर फैक्ट्री का निर्माण कर सकते हैं, कोऑपरेटिव मूवमेंट का निर्माण कर सकते हैं। लेकिन गोपीनाथ मुंडे ने वैजनाथ शुगर फैक्ट्री बनाई, जहां पर उनका पार्थिव आज दरअसल रखा जाना था और वहां पर अंतिम दर्शन होना था, लेकिन समय की कमी के चलते आखिरकार सीधे जहां पर अंतिम संस्कार किए जाएंगे वहां पर लिया जाएगा। दूसरा एक ट्रेडिशन हम देख रहे हैं, ब्रेक करेंगे, कि पंकजा मुंडे उनकी जो पुत्री है, वो उनकी बेटी आज अंतिम संस्कार करने वाली है। वो उनकी राजनीतिक धरोहर संभालेगी बीड़ में, ऐसा माना जा रहा है, क्योंकि वो वहां से विधायक भी है। और देखना होगा कि अब लोकसभा में बीजेपी की तरफ से किसको लाया जाता है। लेकिन जिस तरीके का जनसैलाब वहां पर उमड़ा है, लगता है कि मुंडे परिवार से ही किसी न किसी को वहां पर बीजेपी को लाना होगा। लेकिन ये आगे की बात है। आज की बात अगर हम देखें तो बिल्कुल सही है कि एक जनमानस से सीधा जुड़ा हुआ नेता बीजेपी ने आज खोया है। और भले ही नितिन गडकरी एक स्टॉलवर्ट लीडर माने जाते हैं महाराष्ट्र के, बाकी जो लोग हैं, विनोद तावड़े हो या देवेंद्र फडणवीस हैं, वो भी एक बड़े चेहरे माने जाते हैं बीजेपी के, लेकिन सीधा ग्रामीण जनता से सीधा संपर्क रखने वाले एक नेता के रूप में गोपीनाथ मुंडे की पहचान है। और उसको रिप्लेस कर पाना ये बीजेपी के लिए मुश्किल है। गठबंधन में शिवसेना बीजेपी को साथ रखने में गोपीनाथ मुंडे का जो हाथ है, वो जगह दूसरा कोई ले पाएगा, ये भी फिलहाल काफी मुश्किल लग रहा है। प्रसून। यकीनन दर्शकों को हम बता दें कि ये परली का जनसैलाब वैजनाथ शुगर फैक्ट्री का जो मैदान है उसमें है। परली की पहचान धार्मिक दृष्टि से भी है, यहाँ पर शिव ज्योतिर्लिंग भी है, शिव वैजनाथ ज्योतिर्लिंग जिसको रूप में जाना जाता है। और वहाँ पर ख़ास तौर से चित्त भूमि जो है प्रजावालिका निधाधाम, उसको बड़ा ही शुभ माना जाता है। वहाँ पर जो फ्यूनरल प्लेस उसको कहा जाता है, वो अंतिम संस्कार के लिए। लेकिन परली जिसका जिक्र बार बार हम लोग कर रहे हैं, अगर बीड़ के इलाके में कभी जाने का मौका मिले तो परली की पहचान एकदम बिल्कुल अलग है। उस इलाके में जैसे ही आप जाते हैं तो लोग दूर से दिखाते हैं परली, अच्छा मुंडे जी की जगह थर्मल पावर स्टेशन है, जहाँ पर सीमेंट फैक्ट्री है, जहाँ शुगर फैक्ट्री है, ये सारे जिक्र होते। इसका मतलब बहुत साफ है कि विकास की धारा से जोड़ने का प्रयास गोपीनाथ मुंडे ने बाखूबी किया। लेकिन दो सवाल खास तौर से मराठवाड़ा में, पानी का सवाल, किसान और उसकी सिंचाई की व्यवस्था को लेकर, इसको लेकर लगातार हर परिस्थिति में गोपीनाथ मुंडे जूझते रहे। इन परिस्थितियों को विलासराव देशमुख ने भी उठाया। गाहे बगाहे इसका जिक्र मराठवाड़ा को लेकर प्रमोद महाजन भी किया करते थे। लेकिन संयोग देखिए, ये तीनों नेताओं की मौत अकस्मात होती है, झटके में होती है, अलग अलग वजहों से होती है। एक बीमारी से विलासराव देशमुख झटके में चले जाते हैं, किसी को लगता है अरे इलाज नहीं था क्या, पहले क्यों नहीं बताया। प्रमोद महाजन बड़े भाई हत्या कर देते हैं, किसी को पता नहीं, परिवार के भीतर कुछ जितनी ज़्यादा कलह थी, किसी को भरोसा नहीं होता है। और इन सब के बीच अपने ही प्रदेश, अपने ही घर, अपने ही उस पगडंडियों के लिए निकले सुबह सुबह कल, और गोपीनाथ मुंडे एक्सीडेंट में मर गए। ये सारी परिस्थितियां बतलाती हैं कि एक त्रासदी
मराठवाड़ा ने देखी समझी भोगी है, लेकिन मराठवाड़ा को एक नेता अब चाहिए। वो नेता कैसे किस रूप में होगा जिसका जिक्र साहिल कर रहे हैं, ये वाकई अब आने वाले वक्त में हर किसी की नज़र होगी। लेकिन ये एहसास बहुत कम वक्त में हो पाता है जब किसी की मौत हो जाए और तब देश को पता चले अरे ये शख्स इतना लोकप्रिय है। जन सैलाब उमड़ गया, और जन सैलाब भी ऐसा वैसा नहीं जो कि हर समुदाय को पाट रहा है। और ऐसे समुदाय में जिसमें अल्पसंख्यकों की मौजूदगी है, जिसमें अगड़ों की मौजूदगी है, पिछड़ों की मौजूदगी है, जिसमें नेता अपनी दूरी भूल गए हैं, हर लक्ष्मण रेखा यहाँ पर मिटती नजर आ रही है। ये सारी चीज़ें कल दिल्ली में भी नजर आई थी। वो कौन सी वजह थी जिसमें राहुल गांधी पहली बार बीजेपी हेडक्वार्टर पहुंच गए? कौन सी वजह थी जिसमें सरसंघचालक मोहन भागवत को भी आना पड़ गया? ये परिस्थितियां बतलाती है कि किसी नेता का व्यक्तित्व, उसके काम करने का तरीका, उसकी सोच कितनी बड़ी होती है। इसे पहले आंक लीजिए तो अच्छा है, बाद में आंकिए तो मौत के बाद जन सैलाब के जरिए ये चीज़ें नजर आती हैं। यह भी एक सच है, क्योंकि उपनेता जब बनाया गया था लोकसभा में, उस वक्त कई सवाल भी खड़े हुए थे गोपीनाथ मुंडे को लेकर कि आप इन्हें कैसे बना रहे हैं, क्योंकि पूरा रिप्रेजेंटेशन करना है। सुषमा स्वराज हैं, नेता है, उसका उपनेता बना रहे हैं, तो उपनेता आपको हिंदी प्रदेश से बनाना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से संसद के भीतर गोपीनाथ मुंडे काम करते थे और उस सब के बीच भी वो वक्त निकालकर हर हफ्ते रवानगी अपनी करते थे कि मुझे जाना है भीड़ के इलाके में, और सैटरडे संडे की नाइट, शनिवार रविवार की रात कम से कम वहाँ गुजार के वहाँ के लोगों के दर्द के साथ जुड़ लूँ। ये जो धड़कता था दिल गोपीनाथ मुंडे का, ये वाकई बहुत बड़ी बात है, क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति साधते हुए बहुत सारे नेता दिल्ली चले गए और दिल्ली के होकर रह गए। साहिल, एक सवाल हर जहन में होता है, प्रमोद महाजन भी दिल्ली गए, दिल्ली के ही हो गए उस लिहाज से देखिए तो। नितिन गडकरी भी अब दिल्ली चले गए हैं। नितिन गडकरी भी किस रूप में अब विदर्भ को साधेंगे या महाराष्ट्र को साधेंगे, इंतजार करना होगा। लेकिन गोपीनाथ मुंडे लगातार, हम लोग पार्लियामेंट में देखते समझते थे कि वो लगातार महाराष्ट्र की बात, मराठवाड़ा की बात, किसानों की बात अक्सर किया करते थे। ये जो उनके भीतर की परिस्थिति थी, इसे महाराष्ट्र की राजनीति ने किस रूप में स्वीकारा या नहीं स्वीकार पाई? स्वीकारा। मैंने कहा आपको कि जैसे हमने देखा कि जब वो लीडर ऑफ अपोजिशन थे, वे नेता विपक्ष थे, और ये पद भी उनको तब मिला था जब छगन भुजबल शिवसेना छोड़कर कांग्रेस में चले गए, शिवसेना की संख्या घटी और बीजेपी को विपक्ष नेता का पद मिला। तब दरअसल पता चला कि गोपीनाथ मुंडे क्या है और क्या कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से तब उन्होंने काम किया वो 4 सालों में, और वो भी शरद पवार जैसे कद्दावर मुख्यमंत्री के खिलाफ इस तरीके की चीज करना, ये एक सोचने के परे माना जाता था महाराष्ट्र में। लेकिन गोपीनाथ मुंडे ने करके दिखाया। पूरे महाराष्ट्र में टूर किया, पूरे महाराष्ट्र में उन्होंने दिखा दिया कि शरद पवार की सरकार को गिराने के बाद शिवसेना बीजेपी अपनी सरकार बना सकती है। एक उनको यकीन दिलाया कि विपक्ष भी सरकार बना सकता है, शरद पवार जैसा नेता भी के नेतृत्व में भी कांग्रेस हार सकती है, और तब जाकर लोगों को यकीन हुआ कि हाँ, यहाँ पर सत्ता आ सकती है। हालांकि ये उनका कह सकते हैं कि उनका नसीब, उनके नसीब में नहीं थी ये बात, क्योंकि शिवसेना को 4 सीटें बीजेपी से ज्यादा मिली, गोपीनाथ मुंडे मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। लेकिन हमेशा उनके दिमाग में रहा कि उनको आखिरकार कभी न कभी मुख्यमंत्री। जहाँ तक महाजन की बात है, प्रमोद महाजन और गोपीनाथ मुंडे आपस में उन्होंने काम बांट कर रखा था। प्रमोद महाजन, जिनकी हिंदी और अंग्रेजी पर बहुत अच्छी पकड़ थी, और वो इस तरीके की राजनीति में ज्यादा घुलते मिलते नहीं थे कि लोगों के काम में जाओ, कार्यकर्ताओं से संपर्क बनाए रखो, कॉन्स्टिट्यूंसी संभालो, इसमें महाजन का ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था। इसीलिए वो दिल्ली की दरबारी राजनीति में ज्यादा घुल मिल पाए और वहां अपना कद बड़ा कर पाए। वहीं दूसरी तरफ गोपीनाथ मुंडे एक ग्रामीण इलाके के नेता थे, गांव में जमीन में काम करके आने वाले नेता थे, और ये बात प्रमोद महाजन ने अच्छी तरह समझी थी, सोची थी, और इसीलिए गोपीनाथ मुंडे राज्य की राजनीति में बढ़े हुए, और यहाँ पर ज्यादा उनके रूट्स हम कह सकते हैं यहाँ पर तैयार हुए। और आप दूसरी बात देखिए ना, क्यों उनको महाराष्ट्र में ज्यादा इंटरेस्ट था, उसका एक आसान सा उसका जवाब हम ये दे सकते हैं कि 1980 से गोपीनाथ मुंडे लगातार विधानसभा में जीते जा रहे हैं। फिर 85 में कांग्रेस के उम्मीदवार से हार गए थे, लेकिन 80 से लेकर 2009 तक एक लंबी पारी उन्होंने महाराष्ट्र के विधानसभा में गुजारी है। महाराष्ट्र के विधानसभा में विपक्ष के नेता रहे हैं, महाराष्ट्र में गृह और होम डिपार्टमेंट के साथ ऊर्जा मंत्री भी रहे हैं, और बीजेपी के गुट नेता रहे हैं, और लंबा समय उन्होंने महाराष्ट्र की राजनीति में गुजारा है। 2009 में लोकसभा में उनको इसलिए जाना पड़ा क्योंकि यहाँ पर नितिन गडकरी महाराष्ट्र प्रदेश के अध्यक्ष बन चुके थे, और उनको लग रहा था कि अब महाराष्ट्र की राजनीति में उनको ज्यादा स्कोप नहीं रहेगा। इसीलिए वो
पत्थर रखकर हम कह सकते हैं दिल पे। हम जानते हैं, कई बार वो कहते भी थे कि उनको दिल्ली की राजनीति में नहीं जाना है, लेकिन अब चारा नहीं था, वो दिल्ली की राजनीति में गए। लेकिन एक बार गए, फिर भी उनका ध्यान लगातार महाराष्ट्र पर था। कोशिश भी उनकी हुई थी जब नितिन गडकरी केंद्र में बीजेपी के अध्यक्ष बने, उसके बाद उनकी कोशिश थी कि दोबारा महाराष्ट्र की राजनीति में लौट आए। लेकिन अभी कैबिनेट मंत्री बने थे, इसके लिए थोड़ा समय उनका उसमें सोच विचार में जा रहा था। लेकिन उसके बावजूद उनका नाम पार्टी में कई लोग उछाल रहे थे कि अगर गोपीनाथ मुंडे को मुख्यमंत्री के उम्मीदवार के रूप में अगर हम लोग प्रोजेक्ट करते हैं, तो जो करिश्मा नरेंद्र मोदी के नाम पर दिल्ली में हुआ वही महाराष्ट्र में हो सकता है, खास करके ग्रामीण इलाकों में जहां पर शिवसेना बीजेपी कमजोर है, जहां पर शिवसेना बीजेपी ज्यादा सीटें लाने में थोड़ी दिक्कत होती है उनको, कांग्रेस एनसीपी से कड़ा मुकाबला होता है। ऐसे में गोपीनाथ मुंडे एक ही नेता है कि जो ग्रामीण महाराष्ट्र में उनको वो सक्सेस दिला सकते हैं, उनको वहां पर सीटें दिलवा सकते हैं। अब बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही होगी कि ग्रामीण इलाकों में नेतृत्व करने वाला नेता कौन सा होगा। दूसरी प्रसून एक बात हम कर रहे थे, वो बीच में रहेगी कि सबसे बड़ी बात महाराष्ट्र में है कि शिवसेना बीजेपी का गठबंधन 25 साल से चल रहा है, जिसके वजह से उनका दबदबा राजनीति में रहा है विपक्ष का। लेकिन अब ये गठबंधन चलाने के लिए प्रमोद महाजन के बाद गोपीनाथ मुंडे काम करते थे, लेकिन अब गठबंधन चलाने के लिए कोई नहीं है। आमतौर पर जो रीजनल पार्टीज होती है उनकी ईगोज बड़े होते हैं, उनकी समझ, उनको लगता है कि उनको ज्यादा शेयर मिलना चाहिए पावर में, राजनीति में। वहां पर कहीं ना कहीं जो एडजस्टमेंट करनी पड़ती है वो करने में प्रमोद महाजन हमेशा सफल रहते थे। बाला साहब ठाकरे के साथ प्रमोद महाजन के निजी रिश्ते थे, उसी तरीके से गोपीनाथ मुंडे के भी रिश्ते थे। अब बीजेपी में ऐसा कोई नेता नहीं है कि जिनके उद्धव ठाकरे से उतने निजी रिश्ते हैं, उनसे उतनी खुलकर बात वो कर सकते हैं। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी क्योंकि विधानसभा चुनाव आने वाले हैं। दोनों पार्टियों में तालमेल बनाए रखना ये बहुत बड़ी चुनौती होगी और इसके लिए बीजेपी में कई नेताओं को बहुत कोशिश करनी पड़ेगी। उतनी ही कोशिश अब शिवसेना में भी करनी पड़ेगी क्योंकि उद्धव ठाकरे के लिए भी ये चुनौती है। बीजेपी में उनका कोई साथी या सहयोगी या मित्र नहीं है जिस तरीके से गोपीनाथ मुंडे थे। तो दोनों पार्टियों के लिए चुनौती है और ये जो एक बहुत बड़ा शून्य तैयार हुआ है बीजेपी में और गठबंधन की राजनीति में, वो सबसे बड़ी चुनौती रहेगी दोनों के लिए, गोपीनाथ मुंडे के जाने के। यकीनन, और अजीबोगरीब संयोग भी है कि प्रमोद महाजन की मौत के बाद उनकी बेटी पूनम विरासत संभाल रही हैं और दूसरी तरफ गोपीनाथ मुंडे की विरासत थामने के लिए पंकजा मुंडे हैं। भारत की राजनीति में बेटियों ने कई मौक़ों पर विरासत को थामा है, लेकिन ये एक ऐसे परिवार की गाथा है जिसमें दोनों परिवारों के बीच संबंध भी, और पंकजा लगातार देखिए जिस बेटी को ढांढस चाहिए वो दूसरों को ढांढस बंधा रही है। ये वो एहसास है जिसे पता है कि अब आने वाले वक्त में उसको किस तरीके से अपने आप को रखना है, पेश करना है। लेकिन एक कल भी हमने देखा था कि बीजेपी हेडक्वार्टर में लगातार रोती बिलखती पंकजा अपने आप को संभाल भी रही थी। फिर कुछ नेता आते थे, फिर उनके सामने रोना और फिर किसी तरह खुद को संभालना। ये पूरी प्रक्रिया लगातार पंकजा ने बीते कहें तो 36 घंटे में हर उस एहसास को जी लिया है जिसमें उस एहसास में उसको इस बात का भी एहसास है कि अब शायद भीड़ उसकी ओर देखे, शायद ऐसी परिस्थितियां राजनीतिक तौर पर बने जहां उसे अब एक अभिभावक की भूमिका में इस उम्र में ही आकर खड़ा होना पड़ेगा। कई दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है ये सारी परिस्थितियां, क्योंकि जितनी बड़ी तादाद में यहाँ पर जन सैलाब के तौर पर सिर्फ लोग ही नजर आ रहे हैं। जहाँ खत्म होता है मैदान वहाँ पर घर हैं तो उन घरों के ऊपर लोग नजर आ रहे हैं। इतनी बड़ी तादाद का मतलब ये है कि इस विरासत को थामना और इसे साथ ले चलना एक बड़ी जिम्मेदारी है। और ऐसे मौके पर जब महाराष्ट्र में चुनाव दस्तक दे रहे हैं, इसी बरस चुनाव होने हैं, अक्टूबर नवंबर में चुनाव होने हैं और अब धीरे धीरे वो प्रक्रिया शुरू हो रही है जो हम बताएं आपको अंतिम संस्कार के लिए, क्योंकि ये अंतिम दर्शन के लिए यहाँ पर गोपीनाथ मुंडे का पार्थिव शरीर रखा गया था जो कि तिरंगे में लिपटा हुआ है। अब यहाँ से उस जगह पर ले जाया जाएगा उनका पार्थिव शरीर जहाँ पे अंतिम संस्कार होना है। उसके लिए एक मंच बनाया गया है, वहाँ पर वो चारों तरफ एक घेरा है क्योंकि अब थोड़ी देर के बाद दिल्ली से गए नेता भी 1:30 बजे के बाद पहुँचने शुरू हो जाएंगे और उसके बाद वहाँ पर अंतिम संस्कार होगा। जो एक दूसरा मंच दूर में पीछे दिखाई दे रहा है वहाँ पर अंतिम संस्कार होना है और वहाँ पर ये पार्थिव शरीर ले जाया जाएगा। यहाँ पर रखा गया था कि अंतिम दर्शन करने के लिए अब किसी के पास कोई चारा नहीं है, तो ऐसे में लोग गुजर रहे हैं। बेटी उनकी पंकजा लगातार हर दर्द का
कहीं ना कहीं स्वीकार रही है अभिवादन, और साथ वो लगातार खड़ी हुई है हाथ जोड़कर, हाथ हिलाकर। एक वक्त ऐसा भी आया जब अंतिम दर्शन हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे, लोगों में गुस्सा आ गया, उसे भी थामने के लिए उन्होंने माइक थाम लिया। तो ये एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें पिता की मृत्यु हुई है और दूसरी तरफ पिता के मृत्यु के एहसास से बड़ा उस जन सैलाब के एहसास को महसूस करना हो जाता है, जहाँ पर पिता का शब्द छोटा हो जाता है और उस जननायक का शब्द बड़ा हो जाता है, जिसके ज़रिए लोग अपने आप को महसूस करने लगते हैं कि वो असहाय हो गए हैं, या उनके भीतर का कुछ चला गया है, या उनकी जो लोकप्रियता वाला नेता था अब आने वाले वक्त में वो किसे थामेंगे, ये दृष्टि महत्वपूर्ण हो जाती है। तो पंकजा ने इस तमाम एहसास को जिया है और लगातार वो इस परिस्थिति को देख समझ भी रहे होंगे। शायद इसीलिए आज जब वो अपने पिता के पार्थिव शरीर के पास खड़ी थी और बड़ा जनसैलाब लगातार गुजर रहा था, सिर्फ वो इतना ही आग्रह कर रही थी कि इस अंतिम दर्शन के लिए हर व्यक्ति को मौका मिले, इसके लिए आप तेजी से निकलते चले जाइए, जल्दी जल्दी चलते चले जाइए। ये सारे दृश्य आंखों के सामने हैं और चूंकि एक पूरी प्रक्रिया है, राजकीय सम्मान के साथ तिरंगा को सेना लपेटेगी, फिर सलामी दी जाएगी, उसके बाद फिर वो मंत्रोच्चार शुरू होगा और मंत्रोच्चार के बाद फिर चूँकि पंकजा खुद बेटी 3 हैं गोपीनाथ मुंडे की, तो इन 3 बेटियों में सबसे बड़ी पंकजा, जिसका विवाह भी हो गया है, तो वही मुखाग्नि देंगी। तो ये दौर और ये वक्त बहुत ही नाजुक भीड़ के लोगों के लिए भी, परिवार के लिए भी, और शायद महाराष्ट्र की राजनीति नहीं बल्कि शायद ये कहा जा सकता है दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी भी इस वक्त को महसूस कर पा रहे होंगे, अगर वो टेलीविज़न देख पा रहे होंगे। वो हालांकि नहीं आ रहे हैं वो परली, लेकिन वो अगर वो देख पा रहे होंगे तो समझ रहे होंगे दरअसल उन्होंने एक ऐसे नेता को खो दिया है जिस नेता से इतना ज़्यादा जुड़ाव लोगों का था कि अब अंतिम दर्शन करने के लिए जन सैलाब उमड़ गया। और वो जन सैलाब शहरी मिजाज का नहीं है, वो कहीं से लाया हुआ नहीं है, वो उस मिजाज का है जिसकी न्यूनतम ज़रूरतों का संघर्ष हर दिन हर क्षण करना पड़ता है। और शायद न्यूनतम ज़रूरतों को लेकर ही मुद्दों की बात गोपीनाथ मुंडे ग्रामीण जीवन में उठाते रहे। ये एहसास अपनी जगह जरूर रहा होगा सरकार बनाते वक्त प्रधानमंत्री मोदी को भी, इसीलिए ग्रामीण विकास मंत्रालय भी दिया, सैनिटेशन, वाटर, ये सारी चीज़ें उनको दी गई, पीने के पानी की व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था, ग्रामीण विकास, खासतौर से ग्रामीण विकास का मतलब शहरीकरण ना हो जाए, इस दिशा में लगातार गोपीनाथ मुंडे ने अक्सर इस मुद्दे को उठाया है कि गाँव को आप पुनर्जीवित कीजिए, गांव में वो व्यवस्था दीजिए जिससे ग्रामीण जीवन जीने वाले लोगों को कहीं ना कहीं अधिकार का हक भी मिले और उनके भीतर ये ताकत भी आए कि वो जिस जीवन को जी रहे हैं वो सबसे श्रेष्ठ जीवन है। और ग्रामीण जीवन के हक में हमेशा गोपीनाथ मुंडे रहे, शहर में रहे, मुंबई में भी रहे, दिल्ली में भी रहे लंबे समय तक, लेकिन बार बार ग्रामीण जीवन अगर उनको खींचता था तो उसकी वजह यही थी कि उनका बचपन उन सांस्कृतिक सामाजिक परिस्थितियों से गुजरा है जो उनके रग रग में समाया हुआ था। और शायद यही वो वजह है कि जो जन सैलाब उमड़ा उनके दिल में अगर गोपीनाथ मुंडे धड़क रहे थे तो गोपीनाथ मुंडे के भी दिल में बीड़ और महाराष्ट्र हमेशा से धड़कते रहा। ये एक राजनीतिक शून्यता जरूर होगी। साहिल, एक सवाल और है, यहाँ पर जो पूरा का पूरा मराठवाड़ा का इलाका है, यहाँ पे 3 नेताओं की अकस्मात मौत, चाहे प्रमोद महाजन, फिर विलासराव देशमुख और अब गोपीनाथ मुंडे। ऐसे में मराठवाड़ा का वो कौन सा और नेता बचा है जिसके जरिए मराठवाड़ा मानता है कि हाँ उसका सबसे ताकतवर नेता है? ये बहुत महत्वपूर्ण है कि मराठवाड़ा में खास तौर से नेताओं को लेकर ये कयास हमेशा लगते रहे कि मराठवाड़ा से ऐसे नेता नहीं निकले जो कि मराठवाड़ा की परिस्थितियों को समझे। वो निकले जरूर, लेकिन नेता बड़े जरूर हुए, लेकिन वो नेता अपने लिए बड़े हुए, जनता के लिए बड़े नहीं हुए। ये सारी परिस्थितियां बतलाती हैं कि किस तरीके से मराठवाड़ा अपनी मुश्किलों को लगातार झेलते रहा। और सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी का विस्तार विदर्भ में हो, मराठवाड़ा की सियासी तिकड़मों के बीच बीजेपी की मौजूदगी सिर्फ जातीय समीकरण को ही नहीं तोड़े बल्कि मुद्दों के आसरे भी। इसलिए ध्यान दीजिए तो पहली बार शिवसेना को भी किसान और खेती को मुद्दा बनाना पड़ा। विदर्भ के इलाके में उद्धव ठाकरे को जाना पड़ा। वही राज ठाकरे जो सिमटे हुए हैं
अपनी चंद जिलों की राजनीति में वह भी इस एहसास के साथ पहली बार जागे हैं कि दरअसल राजनीति करनी है तो लोगों के साथ जुड़ना होगा, चुनाव भी लड़ना होगा। इसलिए पहली बार उन्होंने इस बात का भी ऐलान किया वो चुनाव लड़ेंगे। लेकिन भारतीय राजनीति की एक अजीबोगरीब त्रासदी है कि नेता जब जनता के बीच से खड़ा होता है तो जनता के बीच का एहसास उसके दोबारा लौटने पर भी होता है। वो जब जहाँ पर विधानसभा में या संसद के भीतर बैठा हुआ होता है जब, तो उस बीच वहाँ का सिस्टम, वहाँ की परिस्थितियाँ इस एहसास को नहीं साथ में खड़ा कर पाती हैं कि वो उस जनता को रिप्रेजेंट कर रहा है, उस जनता की नुमाइंदगी कर रहा है जिसके पास सत्ता की भाषा नहीं होती है। तो जनता की भाषा और ख़ास तौर से ग्रामीण जीवन की भाषा को सत्ता की भाषा में तब्दील करने का हुनर गोपीनाथ मुंडे ने अपने आप में विकसित किया था। और यही वो वजह है कि जो ग्रामीण जीवन सामाजिक और सांस्कृतिक परिस्थिति में बीड़ जैसे इलाके में खोया रहा, क्योंकि ये एक ऐसा इलाका है जहाँ पर सही मायने में कहिए तो वहाँ पर अभी उस तरीके से पूरी व्यवस्था पहुँचने की नहीं है। रास्ते जरूर हैं, और ये वाकई जो साहिल जिस बात का जिक्र कर रहे थे, ये हैदराबाद के निज़ाम के क्षेत्र में आने वाला इलाका पिछड़े इलाकों में से माना जाता है। महाराष्ट्र का एक बड़ा इलाका निज़ाम के क्षेत्र में आता था, उसमें यह भी था, लातूर भी है। इन इलाकों को लेकर जब ये महाराष्ट्र जब राज्य बनने शुरू हुए तो उसमें ये इलाका मराठवाड़ा को लेकर तब बहस चली कि मराठवाड़ा को एक अलग राज्य का दर्जा दिया जाए। इन सब के बीच विदर्भ निकल कर आया सेंट्रल प्रोविंस से, मराठवाड़ा की एंट्री उसमें, मराठवाड़ा का बड़ा तबका हैदराबाद के निज़ाम के हाथ में था, विदर्भ समूचा सेंट्रल प्रोविंस में हुआ था। और उधर मुंबई को लेकर लड़ाई चल रही थी कि मुंबई गुजरात में जाएगा, मुंबई अलग राज्य बनेगा, कि मुंबई को महाराष्ट्र में शामिल किया जाए। वो एक अलग लड़ाई 56 में चल रही थी, 1956 में। इन सारी परिस्थितियों के बीच पश्चिम महाराष्ट्र की राजनीति में हावी हो गया और वहाँ से निकलने वाले नेता सबसे ताकतवर हो गए, क्योंकि वहाँ पर शुगर फैक्ट्री थी, वहाँ पर किसान कहीं ज़्यादा ताकतवर था, वहाँ पर सिंचाई की एक पूरी व्यवस्था की गई थी, वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर था, वहाँ पर बाजार पूंजी सब कुछ थी। तो पश्चिम महाराष्ट्र पूरे महाराष्ट्र की राजनीति में बीते 50 बरस से लगातार शासन करती आई है, ये एक सच है। इसीलिए बार बार ये सवाल उठा था कि क्या विदर्भ का कोई नेता महाराष्ट्र की राजनीति को थाम सकता है। नितिन गडकरी का नाम बीते दिनों सामने आया, लेकिन नितिन गडकरी दिल्ली की राह पकड़ चुके हैं। दिल्ली की राह गोपीनाथ मुंडे ने भी पकड़ी, लेकिन गोपीनाथ मुंडे महाराष्ट्र की राजनीति में इसलिए फिट बैठते थे क्योंकि पश्चिम महाराष्ट्र से सटा हुआ मराठवाड़े को इलाके को वो रिप्रेजेंट भी करते थे, और महाराष्ट्र की राजनीति में जो समीकरण चुनाव जीतने के लिए चाहिए उस समीकरण के लिए भी वो अनुकूल थे।